2.6 समाज और प्रशासन के बीच संबंधों पर मैक्स वेबर के विचार यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर हम पाते हैं कि आधुनिक राज्य में नौकरशाही की संभावनाएं, उनका विस्तार अधिक दिखा है और मैक्स वेबर ने इसके अध्ययन के लिए प्राचीन इतिहास का अध्ययन का जिक्र किया है और उनका कहना है कि रोमन प्रशासन की व्यापारिक व्यवस्था के अंश ग्रीक व्यवहार में देखे जा सकते हैं। वे कहते हैं कि उस समय रोमन साम्राज्य को छोड़ दें तो रोम में कोई औपनिवेशिक अधिकारी नहीं होता था और जो प्रांतीय गवर्नर होते थे वो अपने सीमित संख्या में स्टाफ रखते थे और उसको वार्षिक पट्टे पर भेजा जाता था और वहीं से इस तरह की अवधारणा का विकास हुआ। वे कहते हैं कि सिविल सेवा स्थापित करने के प्रयास जूलियस सीजर ने भी किए लेकिन वे असफल रहे। वहीं ऑगस्ट एवं हेड्रियन कुछ हद तक सफल रहे और वेबर कहते हैं कि एक पूर्ण विकसित नौकरशाही डियोलेशियन के शासन में अस्तित्व में आई। रोम का पतन नौकरशाही के कारण वे मानते हैं। क्योंकि उस समय शासक वर्ग का भ्रष्टाचार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। एक नज़र हम यदि नौकरशाही की संरचनात्मक स्थिति पर डालें तो हम यह कह सकते हैं कि नौकरशाही शब्द की रचना सबसे पहले 1745 ईस्वी में विधिवत तौर पर विंसेंट डी गॉर्नी ने किया था और हालांकि उस समय इसे कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से नेगेटिव तौर पर लिया जाता था और एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी सत्ता जो कि अपने नागरिकों पर एक तरह से शासन करती थी और 1835 में हेनरी मॉनियर ने नौकरशाह के जीवन के संदर्भ में जो कहा है कि वे 9 बजे कर्मचारी मंत्रालय में आते हैं और बहुत ही गर्म चूल्हे के चारों ओर बैठकर अपने आप को गर्म करते हैं। 10 बजे चाय पीते हैं, अपनी लेखनियों को तेज करते हैं, 10:30 बजे गपशप करने लगते हैं, 1 बजे उनके खाने का समय होता है, 2 बजे मंत्रालय के भीतर घूमने के लिए आते हैं। उनका काम करने का समय केवल दोपहर को होता है, वह भी उस समय जिस समय उनके उच्च अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं। तो इस तरह नौकरशाही की बातें उस समय ली जाती थी। हालांकि कालांतर में यह धारणा बदली और नौकरशाही के संदर्भ में, सामाजिक समूह के संदर्भ में नौकरशाही की एक विस्तृत परिभाषा दी गई और इसको एक प्रकार के विशिष्ट प्रकार के प्रशासनिक संगठन के लिए इसे अनिवार्य माना गया और एक, जैसा कि मैक्स वेबर ने कहा है, एक साधन अथवा एक यंत्र के रूप में आधुनिक नौकरशाही का संगठन स्वयं विकसित हुआ है। काफ़ी तेजी से ये समाज में अपनी जगह स्थापित की है और अगर हम लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो आधुनिक युग में लोकतांत्रिक सामाजिक संगठन में नौकरशाही को फलने फूलने का व्यापक अवसर मिला है। मैक्स वेबर कहते हैं कि अतीत में भी नौकरशाही थी। जैसे कि प्राचीन मिस्र की बात करें, प्राचीन रोम की बात करें या चीन के प्रशासन की बात करें और 13वीं शताब्दी के अंत से रोमन कैथोलिक चर्च की बात करें। हालांकि यह अलग बात है कि उस समय उसकी संख्या सीमित थी और वे केवल राज्य और चर्च के दायरे तक सीमित थे। लेकिन वहीं यूरोप में निरंकुशतावाद के बढ़ने और आधुनिकीकरण के साथ साथ नौकरशाही का भी विकास हुआ। ये व्यापक रूप में दिखी और अधिक नौकरशाह फैल गई, चारों ओर फैल गई, सामाजिक जीवन के विस्तृत क्षेत्रों में इनकी पैठ बढ़ती चली गई और बाद में राज्य प्रशासन के साथ साथ सेना, चर्च, विश्वविद्यालय, आर्थिक संस्था, राजनीतिक दल, कई जगह ये नौकरशाही का रूप धारण कर लिए हैं।
वेबर कहते हैं रोमन नौकरशाही ने कमजोर शासकों पर अधिकार स्थापित कर लिया था और नागरिकों और शासकों के पर अधिकार करने के साथ साथ नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकार पर भी शासन स्थापित कर लिया। हालांकि वे कहते हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक मशीनरी को चलाने के लिए नौकरशाही की आवश्यकता थी, लेकिन वे अपनी आर्थिक संदर्भ में इसे देखते हैं और कहते हैं एक विकसित पूंजी अर्थव्यवस्था जो कि आर्थिक वृद्धि करने में सक्षम हो, वहाँ ये ज़्यादा प्रबल रूप में दिखती है। और वेबर कहते हैं जहाँ तक अधिकारियों की आर्थिक क्षतिपूर्ति का संबंध है, पूंजी अर्थव्यवस्था का विकास नौकरशाही की पूर्व शर्त है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि मुक्त व्यापार की व्यवस्था को पूंजीवाद बढ़ावा देता है, इसे अपनी मातृभूमि मानता है, इसे अपने जीवन का सार मानते हैं। अगर कहें तो कि पूंजीवाद जहाँ होगा वह मुक्त व्यापार की बात करेगा और इसमें नौकरशाही को बढ़ावा मिलता है और मिला। और यही कारण है कि ऐसी आवश्यकता ने जन्म लिया जिस जो नौकरशाही को विकसित करने पर बल प्रदान किया। को अपने हित पूर्ति के लिए शक्तिशाली और सुव्यवस्थित सरकार प्रबंधन की आवश्यकता होती है और जो कि इसका प्रोत्साहन करे। और हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवाद को यह बढ़ावा नौकरशाही संगठनों ने अत्यधिक अच्छी तरीके से दिया, अच्छी तरीके से उसे सींचा और ऐसा तो सरकार चाहती ही है। और पूंजीवादी उपक्रम नौकरशाही सिद्धांतों का ही क्रमशः अनुकरण करने लगे क्योंकि उसमें विवेकशीलता और पूर्व विचारशीलता की भी आवश्यकता होती है, दिखती है और दिखी। आर्थिक विकास से यह घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ नौकरशाही के विकास को भी बढ़ावा मिला, इसे आसानी हुई अपने आगे बढ़ने में। हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद आर्थिक विकास कहीं न कहीं काफ़ी अधिक तेजी से होती रही और इस आर्थिक विकास में कर व्यवस्था की बात आई और यह टैक्स के साथ ही जुड़ा रहा और इससे सरकारी क्रिया में भी वृद्धि हुई और नौकरशाही का भी विस्तार इसी के परिणामतः हम कह सकते हैं कि हुआ। और कर व्यवस्था के विकास द्वारा सरकार के वित्तीय साधनों में भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई और यह प्रशासनिक कार्यों के बिना संभव नहीं था। नौकरशाही के हस्तक्षेप ने सरकार के भी कार्यों को आसान बनाया। वेबर कहते हैं कि नौकरशाही का विकास का एक शर्त यह भी है कि वहाँ विशाल मध्यम वर्ग और जो जन लोकतंत्र है उसको लाभ प्रतीत हो, वे लाभ की स्थिति में हो, वे अपने आप को अच्छा महसूस करें और इसके लिए सामाजिक और आर्थिक समता की भावना को स्थापित करना जरूरी होता है। इसीलिए उन्होंने माना है कि नौकरशाही विकास विशेष सुविधाओं के अनुसार व्यवहार करने के निषेध से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मैक्स वेबर कहते हैं नौकरशाही आवश्यक रूप से आधुनिक जन लोकतंत्र में सहायक है और यह नौकरशाही का ही परिणाम है कि सत्ता की कार्य प्रणाली की व्यवहारिक नियमितता जो कि कानून के समक्ष समानता की मांग का परिणाम होती है, उसको सैद्धांतिक रूप से व्यवसाय के कार्य को नकारती है। वेबर ने पूंजी अर्थव्यवस्था का विकास तथा जन लोकतंत्र का उदय नौकरशाही प्रशासन की उद्भव एवं वृद्धि के लिए आधार तैयार करते हुए देखते हैं। वे कहते हैं कि आधुनिक राज्य में नौकरशाही प्रभुत्व के कारण नहीं है और इसका वास्तविक कारण तो मानव प्रेरक के रूप में है। वे इसके लिए प्रोटेस्टेंट नैतिकता एवं पूंजीवाद की प्रवृत्ति द्वारा उभरते हुए पाते हैं। वेबर के अनुसार वर्तमान मानव स्थिति में क्रांति आई है और इसके लिए प्रोटेस्टेंट नैतिकता सहायक रही है। एक अनुदार सामंतवाद से सांसारिक तपस्या की ओर एक बदलाव आया है। आप ये समझ सकते हैं कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो तरह की बातें आप पढ़ेंगे। वहां पर कैथोलिक जो कि रूढ़िवादिता
की दृष्टि से एक तरह से ग्रसित थे, वे उसी मानसिकता से जीवन जी रहे थे। वहीं प्रोटेस्टेंट ने कर्म ही पूजा है को बढ़ावा दिया और पूंजी को पूंजी को वृद्धि का एक सहायक माना, और एक तरह से कहीं न कहीं ये सामाजिक मनोविज्ञान को वे जन्म देते हैं। वहीं व्यक्तिगत अनुशासन, तकनीक, नौकरशाही संगठन का समर्थक वे प्रोटेस्टेंट को मानते हैं और कहते हैं कि बाजार तो इसी के देखरेख में, इसी के संरक्षण में फला फूला, और पूंजीवाद ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कही, जो कि प्रोटेस्टेंट बाद के आने के बाद ही हुई। और इसी संदर्भ में वे नौकरशाही व्यवस्था को पूंजीवाद के साथ जोड़कर देखते हैं। हम यह भी समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थानों में नौकरशाही का विकास हुआ, तो यह लोकतंत्र और नौकरशाह दोनों का विकास कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ पूरक रूप से होते चला गया। 19वीं शताब्दी के दौर में देखें तो कई पश्चिमी देशों ने बहुत अधिक प्रगति की और वहाँ लोकतांत्रिक सरकार का भी विकास हुआ, और वहाँ जनता के दृष्टिकोण में लोकतांत्रिक विकास ने कहीं न कहीं परिवर्तन ला दिया था। वे ये समझने लगे थे कि उसे किन सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार है, और यही कारण है कि अधिक सरकारी सेवाओं की मांग बढ़ती चली गई। सरकारी सेवाओं के लिए बढ़ती हुई यह मांग सरकार के कार्यों में विस्तार का कारण भी बनी, और जिसका परिणाम हुआ कि नौकरशाही का फैलाव हुआ, नौकरशाही का विस्तार हुआ, और यहाँ पर लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास के साथ साथ लोगों को यह डर नहीं रहा कि सरकार उनके जीवन पर हस्तक्षेप करेगी, जैसा कि सम्राट के निरंकुश शासन व्यवस्था में हुआ करता था। हम यहाँ क्या देखते हैं कि लोकतंत्र के कारण ही, लोकतंत्र के पर्दे में रहकर भी नौकरशाही का अत्यधिक विस्तार हुआ। जनता ने इसे स्वीकृति दी, सहमति दी, इसकी पुष्टि की, और इसके पूर्व अगर देखें तो कोई भी पश्चिमी सरकार का संगठन इतने विस्तार में नहीं था और इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकता था। वेबर कहते हैं कि जब बहुत बड़ी संख्या पर शासन किया जाता है तब एक बड़ी प्रशासनिक स्टाफ की भी आवश्यकता होती है, और यह मांगों का निर्धारण तथा शासक एवं शासित के मध्य एक मार्ग का निर्माण करती है। यहीं पर वैधता की बात आती है, विश्वास की बात आती है, प्रशासनिक यंत्र की बात आती है। इसके लिए मैक्स वेबर ने दो महत्वपूर्ण संदर्भ का निर्माण की बात कहें और 3 प्रकार के वैधता की पहचान किए हैं, और प्रत्येक विशेष प्रकार के शासन को व्यक्त करती है, जैसे करिश्माई, परंपरागत और कानूनी वैधता की बात वे करते हैं। करिश्माई के संदर्भ में उनका कहना है कि वे करिश्माई रूप में होते हैं, चमत्कारिक रूप में होते हैं, और यह सत्ता की वैधता प्रयोग करने वाले व्यक्ति की उत्कृष्ट व्यक्तिगत नेतृत्व की विशेषताओं पर आधारित होती है। इसका आधार एक व्यक्ति की आदर्शात्मक स्थिति, चरित्र, उसके शौर्य की असाधारण पवित्रता और भक्ति होती है, और उनके मूल्यों में एक व्यवस्था होती है। वे स्थापना जो लोग मानते रहे, उसके अनुयायी उनके पीछे चलते रहते हैं। वे अपने अपने एक हीरो के रूप में अपने शिष्यों पर प्रभाव डालते हैं, और लोगों का उस एक व्यक्ति में विश्वास बना रहता है, और इस प्रकार के शासन में प्रशासनिक तंत्र बहुत ही कमजोर एवं अस्थिर होता है, क्योंकि यह उन शिष्यों और अनुयायियों का योग होता है जो नेतृत्व एवं अनुयायियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। दूसरा होता है परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। इसकी वैधता के संदर्भ में कहते हैं कि यह अतीत के समय से चली आ रही होती है और एक दिन का परिणाम नहीं होती। यह प्राचीन परंपराओं की पवित्रता में स्थापित विश्वास होता है। लोगों के स्तर पर एक तरह की वैधता मानसिकता में घर कर जाती है, और इसी के अधीन वे सत्ता का बारंबार प्रयोग करती है, और यह कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से पितृत्वात्मक
प्रभुसत्ता के रूप में होती है और यहाँ पर पारंपरिक सत्ता में लोगों की निष्ठा शासक के प्रति निजी भक्ति होती है। इस प्रकार के शासन में प्रशासनिक तंत्र में व्यक्तिगत अनुगामी सेवक एवं संबंधी होते हैं। सामंती व्यवस्था में सामंती जमींदार राजा व प्रजा के मध्य संपर्क स्थापित करके प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करते हैं। और एक होता है कानूनी विवेकशील सत्ता या न्यायपूर्ण विश्वास पर आधारित होती है। कानून के प्रति विश्वास होता है यहाँ पर और एक औपचारिक नियम को वे अनुकूल मानते हैं जो सत्तारूढ़ व्यक्तियों को इस आधार पर उनको अपने नियमों के अधीन आदेश जारी करने का अधिकार देती है या नियमों की वैधता में विश्वास पर आधारित होता है। यहाँ ये मानते हैं कि इसका निर्माण कानूनी तरीके से हुआ है, उचित प्रक्रिया से हुआ है। इस प्रकार के शासन में प्रशासनिक तंत्र नौकरशाही को हम मान सकते हैं। नौकरशाही की स्थिति शासक शासित एवं सहयोगी से उसके संबंध संचालित होते हैं। ये नियम ये कानून वंशानुगत को विवेकी रूप से मार्ग दिखाते हैं, प्रत्येक पद के अधिकार एवं कर्तव्य की भावना जगाते हैं, सेवाओं में भर्ती पदोन्नति एवं अन्य स्थिति के निर्धारण करने में सहायक होते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में एक मूल्यांकन के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि मैक्स वेबर ही हुए पहले विचारक हुए, सामाजिक राजनीतिक प्रशासनिक विद्वान हुए जिन्होंने व्यवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन किया नौकरशाही के संदर्भ में। हालांकि इसके पहले और विद्वानों ने इनके बारे में चर्चा की, लेकिन व्यवस्थित रूप से नौकरशाही के सिद्धांत का जिक्र करने का श्रेय मैक्स वेबर को जाता है। और मैक्स वेबर ने इस शब्द को व्यापक फलक प्रदान किया और मैक्स वेबर ने नौकरशाही के भीतर उन्होंने जो अपनी धारणा बनाई उनके अंतर्गत सभी अधिकारियों को शामिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने नौकरशाही की अवधारणा में निर्वाचित या चयनित अधिकारियों को शामिल नहीं किया। और मैक्स वेबर के नौकरशाही का चरित्र हमें इस रूप में दिखता है, जैसा कि एल्ब्रो ने भी कहा है कि यह उनका विशिष्ट चरित्र था जो अन्य विद्वानों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है। नौकरशाही के बारे में उनकी समझ शुद्ध और तर्कसंगत विविधता पर केंद्रित दिखते हैं। उन्होंने अपने संकल्पना में सामाजिक परिप्रेक्ष्य को रखा है और विशुद्ध रूप से सामाजिक घटना के रूप में नौकरशाही के उद्भव की वे बात करते हैं। मैक्स वेबर ने वैधता की बात की है और इसके लिए वे 3 स्रोत बताते हैं, पारंपरिक चमत्कारी और तर्कसंगत कानूनी वैधता की बात किए हैं और इसमें से कानूनी प्राधिकार को ही नौकरशाही के रूप में संहिताबद्ध करने की बात करते हैं। इसे स्वीकृति सहज रूप से मिलती है, विशेष करके लोकतांत्रिक समाज में। नौकरशाही के संदर्भ में उनकी स्पष्ट राय है कि वहाँ अधिकारियों का स्पष्ट पद सोपान होता है, पदानुक्रम होता है, अधिकारियों के कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है, अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है, स्टाफ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं और वे अपने कार्यालयों के कर्तव्यों का अवलोकन करते रहते हैं और उनकी पेशेवर योग्यता के आधार पर उनका चयन होता है, परीक्षा के माध्यम से वे प्राप्त किए जाते हैं। उनके पास पैसा वेतन और पेंशन के अधिकार होते हैं। पदानुक्रम की स्थिति के अनुसार उनको मेहनताना मिलता है और वे अधिकारी कभी भी अपने पद से मुक्त हो सकते हैं और विशेष परिस्थितियों में उन्हें पद मुक्त भी किया जा सकता है। अधिकारियों का पद उनका एकमात्र प्रमुख पेशा होता है। एक करियर की दृष्टि से वे इस पर ध्यान देते हैं, इसे प्राथमिकता देते हैं और अधिकारी न तो पद और न ही संसाधन को उपयुक्त बना सकते हैं जो कि उन्हें प्राप्त है। और विशेष करके एक अनुशासनात्मक प्रणाली की स्थापना होती है नौकरशाही के माध्यम से, जो
सामाजिक व्यवस्था को भी एक अनुशासनबद्ध रखने में सहायक होते हैं। हालांकि नौकरशाही के अंतर्गत हमें लाल फीताशाही या भाई भतीजावाद या जातिवाद, भ्रष्टाचार जैसे शब्द भी जुड़े हुए दिखते हैं, ऐसे भी मामले आते हैं। लेकिन हम यह भी कह सकते हैं वर्तमान समय में दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा जो कि बिना नौकरशाही के आज अपना काम चला सकता है। इसकी अपनी उपयोगिता स्वयं सिद्ध है और इसे नकारा नहीं जा सकता है।